नमस्कार। आज एनएलएम के जो जेईई मेंस के 2026 में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनका अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे और मतलब काफ़ी अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और समझाए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स आपके पास P एंड Q with masses 2 kg and 1.5 kg are joined by a massless thread. These blocks are mounted on a frictionless pulley which is fixed on the edge of cube S. As shown in the diagram, block P is positioned on the top surface which has no friction, and block Q is in the contact with the side surface having coefficient friction mu. The cube S moved towards the right with acceleration of g by 2. During this movement, the block P and Q remains stationary. The value of mu is. देखो क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना अपना, इस पूरे सिस्टम को आगे g/2 से खींचा जा रहा है या इसके पास g/2 एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो तब मतलब ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है ना g/2 से, तो ये वाले जो दोनों ब्लॉक है ना ये स्टेशनरी है, ये कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर ये पूरा सिस्टम आगे g/2 से अगर एक्सेलरेट करे तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का केस हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में क्या करते हैं अपन, इस जब उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं ना ब्लॉक के ऊपर, तो अपन जब ब्लॉक के ऊपर जाके बैठते हैं तो अपने को एडिशनल फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसका नाम अपन सूडो फोर्स बोलते हैं, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे म्यू पूछा है भाई उसने, तो म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। अगर अपना वो फ्रिक्शन पता लग जाए तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन में ये अप्रोच किया करो कि आपसे पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। तो आपसे कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू पूछ रहा है वो, तो म्यू कैसे निकल सकता है कि आपको फ्रिक्शन पता लग जाए, फ्रिक्शन फोर्स, तो आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही बता सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, उसने बोला है कि जब ये पूरा आगे सिस्टम g/2 से आगे जा रहा है ना, तो ये पूरा दोनों जो ये ब्लॉक है वो रेस्ट पे हैं, तो इन पे नेट फोर्स 0 होगा। तो फोर्स एनालिसिस करके इन दोनों पे नेट फोर्स 0 कर देंगे तो वहाँ से अपना फ्रिक्शन निकल जाएगा। देखो होगा क्या, सबसे पहले ब्लॉक P के लिए बात कर लेते हैं। ये ब्लॉक P है, इस पर एक आगे की तरफ टेंशन होगी, नीचे की साइड इसका mg होगा, ऊपर की साइड नॉर्मल लग रहा होगा और पीछे की साइड सूडो फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा सूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ डेट ब्लॉक जो कि 2 kg है और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि g/2 है। तो यहाँ से g के बराबर आ जाएगा, मतलब 10 न्यूटन। दिस इज सूडो फोर्स एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंशन T एंड दिस इज mg। तो 2 kg तो 20 न्यूटन। ठीक है, अच्छा नॉर्मल को N1 बोल देते हैं। ये ब्लॉक P था अपना। अच्छा ब्लॉक Q के लिए बात कर लेते हैं। नीचे की साइड इसमें भी mg होगा, ऊपर की साइड टेंशन लग रही होगी, बाहर की साइड इसमें नॉर्मल होगा मतलब राइट वर्ड, और लेफ्ट साइड में इस पर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। अच्छा ये सरफेस रफ दी है अपने को, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा जो कि ऊपर की साइड लग रहा होगा। ऊपर की साइड क्यों, क्योंकि ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो ये अपना हो गया mg जो कि 15 हो जाएगा, 5 × 10 एंड सॉरी 5 × 10 नहीं 1.5 × 10 एंड दिस इज नॉर्मल N2 एंड दिस इज सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ डेट ब्लॉक जो कि 1.5 × g/2 नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, दिस इज टेंशन T एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F। तो स्टेशनरी केस में जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, तो नेट फोर्स ऑन Q वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो x एक्सिस वाला फोर्स और एक y एक्सिस वाला फोर्स दोनों में 0 होगा, तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन -15 बराबर 0। एक तो ये केस मतलब एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई कि N2 -1.5, तो मैं 1.5 × g/2 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा यहाँ से देखो कौन कौन सी इक्वेशन निकल जाएगी। यहाँ से एक तो निकल जाएगी टेंशन -10 इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है,
इसमें भी 0 है, तो टेंशन माइनस टी बराबर 0 इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, और N1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू पता लग गई कि अपने को सीधा सीधा 10 न्यूटन, और यहाँ से N1 की वैल्यू पता लग गई कितनी, 20 न्यूटन। वैसे N1 की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, तो अपन क्या करेंगे अब, T1 को पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अपन T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रिक्शन प्लस 10 माइनस 15 बराबर 0, तो फ्रिक्शन की वैल्यू से कितनी आएगी, 5 न्यूटन आ गई क्या। ये इक्वेशन अपनी में बन गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन कर लेना, इसको फोर्थ कर लेना। दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन 4, तो ये अपनी इक्वेशन 5 हो जाएगी, ठीक है। मैं दे रहा हूँ ऐसे नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन 5 हो जाएगी है कि फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन के बराबर। अच्छा, फ्रिक्शन होता कितना है, म्यू इनटू नॉर्मल ऑफ डेट ब्लॉक, जो उस पर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो म्यू इंटू N2, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ N2 इन इक्वेशन 5। बेसिकली आप इसको 5 बोल दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं हो, तो मैंने समझ में आ रहा होगा आपको। तो म्यू इंटू N2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो N2 इज इक्वल्स टू बेसिकली ये 3/2, तो 30/4 न्यूटन। तो म्यू इंटू 30/4 इज इक्वल्स टू 5, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.66, जैसे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.66, है ना, और यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन बी 0.67 इज द राइट आंसर, नियरली अप्रोक्सीमेट है। चलिए आगे चलते हैं। एक वेज है y विद मासेस 10 kg एंड ऑल फ्रिक्शनलेस सरफेस and the inclined surface making 37 degree with horizontal, a block X with mass 2 kg is placed at the highest point of wedge as shown in the diagram, is at rest at t is equals to 0, wedge Y is pulled toward right with constant force of 24 Newton, taking the block X at rest at t is equals to 0, the time taken by its ride down 8.8 meter on the slope while Y is moving, while Y is the move on। देखो बोल रहा है कि ये एक पूरा सिस्टम है ना, जिसको आगे 24 न्यूटन से एक कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है। तो बता दीजिए कि इस ब्लॉक को नीचे आने में, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। देखो फिर से वही केस हो गया क्या कि ये पूरा सिस्टम आगे एक फोर्स से खींचा जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स से। तो मान लो किसी बॉडी के पास फोर्स है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। तो फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम का केस बन गया क्या। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, कि इसके ऊपर अपन जाके बैठ जाते हैं और अपन एक एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसका नाम अपन सूडो फोर्स बोलते हैं ना। अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपसे। देखो फिर वही मतलब टाइम पूछा है आपसे, ठीक है, पूछा गया है टाइम पूछा है, तो आप टाइम कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में सोचो। टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a/t²। अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने को फाइनल v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ब्लॉक की यहाँ पे कितनी होगी, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा नहीं सकते। तो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो अपन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को 8.8 मीटर मतलब एस भी दिया है, इनिशियली उसने u0 बोला है और t अपने को निकालना है, एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, फोर्स मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है वो पता कर लेंगे, तो इजीली अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो अगर इस पूरे सिस्टम को आगे 24 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या पूरे सिस्टम का। वो कैसे निकालेंगे कि F इज इक्वल्स टू ma होता है क्या। अच्छा फोर्स कितना दिया आपको 24 न्यूटन, मास कितना है 10 + 2 x + y का मास इंटू a, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा क्या। अब देखो जब कोई आदमी इसके ऊपर जाके बैठेगा तो उसको ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा क्या, मतलब ये पूरा वेज जो सिस्टम है रुका हुआ दिखाई देगा। तो अपन देखो फोर्स मतलब जो x ब्लॉक है उस पर नीचे की साइड एक mg लग रहा होगा,
और अपन इसके ऊपर जाके बैठ गए तो अपने को एक नया फोर्स देना पड़ेगा, मतलब नया फोर्स नहीं, एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, सूडो फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। तो पीछे की तरफ हो गया। अच्छा, डायरेक्शन किधर होती है सूडो फोर्स की? जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होती है ना। तो नीचे की साइड mg, अब लेबलिंग कर लेते हैं इधर। तो ये mg हो गया, ये सूडो फोर्स हो गया जिसका वैल्यू m इंटू ए होता है। अच्छा, m क्या लिखोगे? इंटू ए, मैं इसको ए ही बोल रहा हूँ, या ए क्या बोल सकते हैं अपन, मान लो A1 बोल देते हैं इसको, ठीक है, दिस इज A1, तो m इंटू A1। अच्छा, अब कंपोनेंट कर लेते हैं, इसका इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा mg का, mg cos थीटा, और एक इधर हो जाएगा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। अपने को सूडो फोर्स के कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, तो इधर एक एक्स्ट्रा वो कंपोनेंट आ जाएगा ma का, वो क्या आएगा, ma1 sin थीटा। समझ गए ना कैसे? इफ़ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और ये दोनों 90 है, ma1 और mg दोनों 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, मतलब ma sin थीटा होगा, ठीक है, मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। और पीछे की साइड आ जाएगा एक, इधर की साइड ma1 cos थीटा। अब अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक x, वो कैसे लिखेंगे अपन, F इज इक्वल्स टू ma, जो इसको फोर्स लिखेंगे, कौन सा फोर्स लिखेंगे, जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, mg sin थीटा माइनस ma1 cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा ऐसे, g sin थीटा माइनस a1 cos थीटा। अच्छा, g की वैल्यू 10 हो जाएगा sin थीटा। देखो, अगर आपको 1037, मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ सिंपली, माइनस a1 cos 37, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 10 इंटू साइन 37। अच्छा, 1037 के लिए आपको 3/4 दिया है, तो साइन थीटा कितना आता है, 3/5 आता है, और cos थीटा कितना आता है, 4/5 आता है ना। cos थीटा इन द सेंस कि cos 37, है ना। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 माइनस a1 2 है, cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 30 और बाई 5 माइनस 2 4 जा 8, तो 22/5 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास ब्लॉक x का, है ना। तो अपन टाइम बता सकते हैं क्या, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना दिया उसने, 8.8 मीटर, है ना। देखो ये 8.8 मीटर दिया है, इज इक्वल्स टू u, इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 है, उसने बोला है एट t इज इक्वल्स टू 0, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना आएगा, 22/5 इंटू टी स्क्वायर, जो कि अपने को निकालना है। तो ये 5 to 10 हो जाएगा, तो 8.8 से 10 मल्टीप्लाई होता है 88, तो 88 इज इक्वल्स टू 22 टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी, और यही अपना आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलता है। देखो, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि 3 मासेस आपको गिवन है, m1 m2 m3 आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली एज शो इन द डायग्राम, द वैल्यू ऑफ t1 बाई t2। आपको एक पुली सिस्टम दिया है, इसमें 3 मासेस है, m1 m2 m3, ठीक है। तो बता दीजिए कि जो इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन डेवलप होगी और जो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगी, उनका रेशियो क्या होगा। अब देखो, टेंशन आपसे पूछा है, टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है, तो आपको फोर्स कैसे निकालना है, वही मतलब फोर्स निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा अपने को, वही इनकी FBD बना के इन पर फोर्स एनालिसिस करके अपन फोर्स निकाल सकते हैं, T1 T2 निकाल सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम ऊपर A से जा रहा होगा
और ये सिस्टम पूरा ए से नीचे आ रहा होगा क्या, है ना। तो अपन FBD बना लेते हैं अब तीनों ब्लॉक की। दिस इज फॉर M1 एंड दिस इज फॉर M2 एंड दिस इज फॉर M3। सो इसमें एक नीचे की साइड, चलो सिंपल उससे कर लेते हैं। नीचे की साइड M1G लग रहा होगा क्या, और ऊपर की साइड ये कुछ A एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। अच्छा, ऊपर की साइड इसमें टेंशन होगी T1, और तो इधर M2G और एक टेंशन T2 भी होगी इधर, है ना। नीचे की साइड एक टेंशन T2 भी होगी और M2G भी होगा। T2, ऊपर की साइड एक टेंशन T1 और नीचे की साइड एक्सेलरेशन A, ठीक है ना। That's not A1, that's not A1, this is only A। अच्छा, M3 का देखिए, नीचे M3G लग रहा होगा, ऊपर की साइड टेंशन T2 होगी एंड ये पूरा ब्लॉक मतलब पूरा ये जो M3 वाला मास है नीचे जा रहा होगा A से। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, वो क्या लिखेंगे इसके लिए, T1 माइनस M1G, T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। अच्छा, इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन अवर, और इसके लिए क्या लिखेंगे अब, इसके लिए लिख लेंगे अपन M2G प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिख सकते हैं, इसके लिए अपन लिख सकते हैं M3G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए T1, T2 और A, इन तीनों इक्वेशन में ओनली ये तीन अननोन है, तो अपने पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, तो अपन T1, T2 और A आराम से निकाल सकते हैं। बट मुझे मुझे एक एडिशनल फार्मूला याद है एटवुड मशीन का कि A एक्सेलरेशन अपन सीधा निकाल सकते हैं। वो कैसे आता है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बाई टोटल मास। तो खींच कौन कौन से फोर्स रहे हैं, T1, T2 तो देखो इंटरनल है, जो इसको खींच रहे होंगे बेसिकली वो M3G, M2G खींच रहे होंगे क्या, और इसको रोक कौन सा फोर्स रहा होगा, जो नीचे की साइड इधर M1G लग रहा होगा। तो खींचने वाला फोर्स दैट इज M3G प्लस M2G, ये तो इसको खींच रहे हैं, माइनस रोकने वाला फोर्स, रोक कौन सा फोर्स रहा है M1G बाई टोटल मास, व्हाट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। देखिए अब M3G कितना हो जाएगा, M3 की वैल्यू 6 है, तो दिस इज 60 प्लस 40 माइनस 40 M1G अपॉन दिस इज कम्प्लीटली 14 सम ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 20/7, नहीं सॉरी 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इन इक्वेशन से चल जाइए, वहाँ से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब वेरीफाई भी करना जरूर। बट ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप अपना समय बचा सकते हो, क्योंकि फिर आपको ये सेकंड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए को आप यहाँ पे पुट करिए, थर्ड इक्वेशन में वहाँ से T2 निकल जाएगा, और ए को आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करिए, वहाँ से T1 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब क्या करते हैं, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 4, बेसिकली ये ए है अपना, ठीक है। तो फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो M2G, M2 इज 4, तो 40 प्लस T2, सॉरी इसमें अपन पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं अपने को पुट करने में। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट T2 निकल जाएगा, ऐसे T1 T2 का रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ ए
इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, m3g दैट इज 60 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m3 दैट इज 6 इंटू a दैट इज 30/7। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 60 माइनस 180/7, तो 7 6 जा 42 एंड माइनस 180, 42 में से 180 गया तो 240/7 न्यूटन। तो अपने पास T2 आ गया। अपन अब क्या करेंगे, T1 निकाल लेंगे क्या। इसमें लिखते हैं पुट, पेन चेंज कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो T1 डायरेक्टली आ जाएगा इसमें, तो मतलब M1 का वैल्यू कितना है 4 इंटू A का कितना वैल्यू है दैट इज 30/7 और M1G इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्या। तो M1 दैट इज 4 तो इंटू G तो 40 हो जाएगा, सीधे सीधा मैंने 40 लिख दिया। तो T1 का वैल्यू ऐसे कितना आ जाएगा 7 4 28 एंड 120 दैट इज 400/7। तो अपने पास T1 आ गया। तो T1 आ गया, T2 आ गया, तो T1/T2 का रेशियो बता सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास अब स्पेस नहीं है तो मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। T1/T2 इज इक्वल्स टू 400/7 अपॉन 240/7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 40/24 आ जाएगा। और 8 से आई होप ये कट जाएगा, 5 8 जा 40, मतलब 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 दैट इज 5/3 इज द राइट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज आवर बेसिकली आंसर, ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन इजी था, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब देखो वही क्वेश्चन में अप्रोच रखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, तो आप उसके पीछे भागिए कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। हाँ, आपको कौन सा आंसर निकालना है, कौन सा अननोन निकालना है, तो अपना आंसर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी पता होता है लेकिन आप अप्रोच नहीं कर पाते कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। तो इसके लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए फिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय ब्लॉक ऑफ मास m टू स्लाइड डाउन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज 50% मोर कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय सेम ब्लॉक ऑन आइडेंटिकल इंक्लाइन smooth plane. Both inclined plane are at 45 degree with horizontal. The coefficient of kinetic friction between the rough inclined surface and block is. देखो फिर से आपसे coefficient of friction पूछा जा रहा है, बट आपको यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, coefficient of friction, और आपको रिलेशन किसका दिया है, टाइम्स का दिया है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट केस है अपना, एक सेकेंड, अरे भाई बन जा, नहीं अच्छा नहीं बन रहा है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से एक हाईएस्ट पॉइंट से आप एक ब्लॉक को छोड़ रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है। अगर ये स्मूथ वाला है तो इसमें आपको टाइम t1 लग रहा है, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि आप एक ब्लॉक को सेम वही 45 डिग्री से, दोनों का एंगल इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है, ये एकदम सेम एकदम आइडेंटिकल वेज है ये, ठीक है। ये छोटे बड़े बन गए लेकिन एकदम आइडेंटिकल है, ये रफ है तो इसको टाइम t2 लग रहा है। तो बोल रहा है टाइम t2 है ना वो 50% ज़्यादा है टाइम t1 से। मान लीजिए कि टाइम मतलब स्मूथ में उसको आने में टाइम लगता है
10 सेकेंड, तो T2 में उसका टाइम लगेगा 15 सेकेंड, है ना। तो टाइम इन स्मूथ केस वो कितना है T1, और टाइम इन रफ केस वो कितना है T2, और जो T2 है ना भाई वो 3/2 T1 है, ठीक है। अच्छा, आपको टाइम दिया है, टाइम का रिलेशन दिया है, तो क्या आप मान लो इस केस में मान लो कोई रिलेशन नहीं दिया होता और आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पूछता, मान लो वो टाइम पूछता, तो आप टाइम कैसे निकालते? तो देखो, फर्स्ट केस का टाइम निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, सेकंड केस का टाइम निकाल के भी इसमें पुट कर दीजिए रिलेशन में, और वहाँ से आपको एक अननोन उसमें होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसमें होगा। देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि स्मूथ वाला है ये, तो इसमें नीचे की साइड एक mg होगा और इधर की साइड एक mg sin थीटा लग रहा होगा क्या, जो कि इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, यही फोर्स, ये स्मूथ वाला है ना। तो इसको टाइम जो लगेगा इस केस में वही s = ut प्लस हाफ AT², क्योंकि टाइम निकालने का वही फॉर्मूला है। अगर आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम निकालने का यही फॉर्मूला है। तो s = u, इनिशियली और s से छोड़ा जा रहा है, तो 1/2 a कितना है भाई g sin थीटा इंटू T², दिस इज T1²। तो फर्स्ट तो ये यहाँ से T1 आ गया, T1 का अपने को एक T1 का इक्वेशन मिल गया। अच्छा, सेकंड केस देखो, जब रफ सरफेस है, मान लो कि ये रफ सरफेस है, तो क्या होगा, नीचे की साइड mg sin थीटा तो होगा, कैसे, क्योंकि नीचे mg होगा तो उसका एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये आइडेंटिकल उसने बोला है 45 डिग्री, बाद में अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। नीचे की साइड mg, इधर mg cos थीटा और एंड इधर mg sin थीटा, और एक फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ F, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा ना, जो इस केस में जो एक्सेलरेशन आया वो आया g sin थीटा, और इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो कितना आएगा, जो कौन कौन से फोर्सेस को मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फोर्स क्या है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन = m × a, तो अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो mg sin थीटा, फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना भाई, देखो 1 सेकेंड, जो फ्रिक्शन होता है ना वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन क्या लिख देंगे अपन ऐसे, म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा के बराबर है क्या, तो म्यू इंटू नॉर्मल मतलब mg cos थीटा = ma, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा g sin थीटा, m से डिवाइड कर देते हैं, m से m कट जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन ऐसे s निकाल लेंगे क्या, मतलब टाइम निकाल लेंगे क्या, s = देखो उसने आइडेंटिकल बोला है तो ये भी डिस्टेंस ऐसे ही चलेगा ब्लॉक, ठीक है। तो s = u, इनिशियली तो उसकी स्पीड रेस्ट से छोड़ा है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, तो ut 1/2 एक्सेलरेशन कितना आया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इंटू T2², क्योंकि सेकंड केस में उसको टाइम T2 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से s और T2 का एक अपने को रिलेशन मिल गया, यहाँ से s T1 का स्क्वायर रिलेशन पता है अपने को T1 का, दिस इज अवर सेकंड रिलेशन। अच्छा, अगर यहाँ से अपन देखो इस T1 की वैल्यू मतलब T1² की वैल्यू इसमें पुट कर दे T1 की जगह, और T2² मतलब T2 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर दे, तो म्यू निकल जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे करिए कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। या तो देखो, या तो आप T2 की वैल्यू डायरेक्ट इस रिलेशन को गिवन रिलेशन में पुट कर दीजिए, या आप इन दोनों को डिवाइड करके s हट जाएगा, वहाँ से T1 T2 का स्क्वायर का एक रिलेशन बचेगा, यहाँ पे एक T1 T2 का है, दो अननोन, दो इक्वेशन वाले सॉल्व कर सकते हो। बट बेटर ये होगा
कि आप दोनों की जो T1 T2 की वैल्यू से पुट कर दो, ठीक है। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ T2? दिस इज 2s g साइन थीटा, नहीं 2s बाई g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। मैं इसमें स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर कर रहा हूँ। T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 T1 स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर की वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, अब अपन T1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 9/4 इंटू T1 स्क्वायर, वो कितना होगा 2s बाई जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 2s से 2s कट गया और जी साइन थीटा से ये जी कॉस थीटा भी कट जाएगा, जी साइन थीटा। तो ये बचेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे कटेगा, बताता हूँ एक सेकंड, लेकिन ये बचेगा आपका 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 9/4। बस देखो साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे और कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे, दोनों बराबर होगा। तो जी कॉस थीटा की वैल्यू और जी साइन थीटा की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से अपन इन दोनों को कॉमन लेके ओनली 1 माइनस म्यू बचेगा, तो जी साइन थीटा से कट जाएगा। यहाँ से 2s से 2s काट दिया अपन ने, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ना 4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 म्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 5/9, 5/9 हाँ, इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू आया 5/9। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है मास m का, स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस while the inclined plane is moving toward left with constant acceleration a0. The angle between the inclined plane and ground is theta and its base length is L. Assuming the initially the small block is at the top of inclined plane, the time it take to reach the lowest point of the inclined plane is. देखो फिर से सेम क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आपको फोर्स उस कांस्टेंट फोर्स से खींचा था, इसमें आप उसने डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे दिया। बाकी एकदम सेम टू सेम है। उसमें आपको डाटा गिवन था तो उसमें आंसर कुछ इंटीजर्स में आ रहा था, इसमें कुछ a0 L के फॉर्म में आ रहा है। तो देखो जब किसी भी मतलब इसको अपन आगे खींचेंगे a0 से, तो बता दीजिए इसको टाइम कितना लगेगा, ये बोल रहा है। सेम एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखो अपन फिर से इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे क्या, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला केस है। तो नीचे की साइड इस पे क्या होगा, एक mg लग रहा होगा। देखो टाइम निकालना है, देखो टाइम निकालने के लिए फिर से भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम अपन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं तो अपन इक्वेशन फर्स्ट तो लगा नहीं सकते, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको s दिया है, u इनिशियली 0 है एंड एक्सेलरेशन अपन पता कर लेंगे तो अपन को टाइम पता लग जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फोर्स एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब मतलब इसको आगे खींचा जा रहा है a0 से, तो जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पीछे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा आ जाएगा एंड इस वाले डायरेक्शन में mg कॉस थीटा आ जाएगा। और इसका जो कंपोनेंट करोगे ना, तो इसका भी एक मतलब जो सॉरी a0 जो एक्सेलरेशन है सूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में आएगा। तो दिस इज m इंटू a0, तो ये हो जाएगा भाई आपका m a0 साइन थीटा, ये होगा आपका m a0 कॉस थीटा, ये आपका भाई mg, तो ये mg कॉस थीटा एंड दिस इज mg साइन थीटा, ठीक है। अब अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो टाइम निकल जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसको कौन कौन से फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, mg साइन थीटा को नीचे खींच रहा है और ma कॉस थीटा को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सेलरेशन निकलेंगे अपन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ g साइन थीटा
माइनस ए नॉट कॉस थीटा। कैसे लिखा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता तो मास से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो अपने को एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो अपने को एक्सेलरेशन पता लग गया। अच्छा, अब क्या करेंगे अपन, इफ़ दिस लेंथ इज एस, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये ज़ीरो, तो एस इज इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस निकालने है क्या, इफ़ दिस लेंथ इज एल, तो कॉस थीटा लिखो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखिए, तो वो कितना होगा, एल बाई एस होगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाई कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एल बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एल बाई कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन ए कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो 12 बाई कॉस थीटा जी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, मान लो इसके ऊपर आप रूट भी लगा दोगे तब भी कोई इक्वेशन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2g साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, मैंने देखो कंप्लीटली डिवाइड किया है, मतलब मैं उसको अलग पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, इफ़ दिस इज़ 2 तो दिस इज़ ऑल्सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, तो देखो दिस इज़ 2 बेसिकली। ठीक है, एंड दिस इज ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4l अपॉन 2g साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा अपना g साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, माइनस ए नॉट 2 कॉस स्क्वायर थीटा के लिखोगे, देखो कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये ए नॉट तो है ही बार, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन लिख देंगे ऐसे कॉस 2 थीटा सॉरी प्लस 1 है ना, तो ए नॉट कॉस 2 थीटा प्लस 1, दिस इज अवर टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4l अपॉन जी साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट कॉस 2 थीटा प्लस 1, इसका रूट। सो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना। देखो मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि अपन से जनवरी के बाद अप्रैल में पूछा गया, एकदम सेम टू सेम है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है 5 kg का, इज मूविंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ओरिजेंटल फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड सरफेस इज दिस, द फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। भाई विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन उसके ऊपर 0 है। अगर देखिए किसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 होगा, तभी उसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 है ना भाई। 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो देखो ये एक वेज है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। और ये गलत बन गया, पंजाब आई
ठीक है, बन गया जैसा। तो देखो ये बोला है कि ये ब्लॉक है ना विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। तो देखो नीचे की साइड इस पर एक mg फोर्स होगा क्या, ठीक है। अच्छा नीचे तो mg लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, एक इस पर फ्रिक्शन और होगा पीछे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन होगा F, ठीक है। एक इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की साइड, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो देखो F इज इक्वल्स टू ma, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो देखो कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर आ जाएगा mg sin थीटा एंड इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और किसी कंपोनेंट तो होंगे नहीं। अब देखो नॉर्मल तो भाई mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी क्या mg sin थीटा को बैलेंस करेगा क्या, वो देखते हैं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू कितना दिया उसने, √3/2। नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल होगा आपका mg cos थीटा के बराबर, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो m का वैल्यू कितना है 5, g का वैल्यू 10, cos थीटा का वैल्यू cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 50 इंटू √3/2। तो ऐसे फ्रिक्शन आ जाएगा 37.5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा mg sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, mg sin थीटा, m कितना है 5 है, g का वैल्यू 10 है, sin थीटा का वैल्यू मतलब sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, तो हो जाएगा आपके पास 25 न्यूटन, जो कि mg sin थीटा आया। तो देखो ये ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा है, और mg sin थीटा जो इसको खींच रहा है नीचे की तरफ उसका वैल्यू कम है, तो आपको एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वही उससे आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई करे कि ये ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करे। तो मान लेते हैं कि कोई F फोर्स से आपको अप्लाई करना पड़ रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन होगा क्या, तभी विदाउट एक्सेलरेशन पॉसिबल हो पाएगा, वरना तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा भाई, है ना। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, दिस इज 37.5 माइनस 25, तो हेंस F का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5 न्यूटन। सो दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मास m का, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम हैविंग रेजिस्टिव फोर्स दिस, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड k इज द कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल को आप रेस्ट से छोड़ रहे हो, है ना, और तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बता दीजिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, है ना। तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की साइड जो ग्रेविटी लग रही है, तो उसकी वजह से इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, नीचे एक mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर रेजिस्टिव फोर्स है kv, पार्टिकल नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जो फोर्स है रेजिस्टिव फोर्स वो ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है ना। तो नीचे ग्रेविटी, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस टाइम पे, है ना। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन बता दीजिए। अब जिस पे जो नेट फोर्स होगा वो नीचे वाली डायरेक्शन में को अपना अगर पॉजिटिव माने तो वो mg माइनस kv हो जाएगा, ये F नेट होगा, और F नेट को अगर अपन ma के बराबर रख देंगे तो ये तो mg माइनस kv हो जाएगा क्या। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर अपन क्या रख दें dv/dt, तो अपन इंटीग्रेट करके आराम से यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा m dv
अपॉन एम जी माइनस के वी इज इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब m कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो m डी वी अपॉन एम जी माइनस के वी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एम जी माइनस के वी अपॉन माइनस के इज इक्वल्स टू टी। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर किसी टाइम t तक, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ फाइनल वेलोसिटी उसकी v होगी किसी टाइम t पर, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, m माइनस के, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन एम जी माइनस के वी, वी की जगह v पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस एल एन एम जी माइनस के वी, वी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टी, है ना। तो ये हो जाएगा m बाई के माइनस का, और यहाँ से अगर अपन एल एन एक्स माइनस एल एन वाई वाली प्रॉपर्टी लगाए तो एल एन एक्स अपॉन वाई होगा, तो उस केस में अपन लिख सकते हैं एल एन एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टी। तो अगर अपन इस k और m को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा के टी अपॉन m माइनस का इज इक्वल्स टू एल एन एम जी माइनस के वी अपॉन एम जी। तो अगर अपन इसको e के फंक्शन में लिखे तो ये हो जाएगा e की पावर ये हो जाएगा क्या। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा एम जी ई की पावर माइनस के टी बाई एम इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के वी। एम जी को इधर ले आएंगे तो एम जी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका के वी इज इक्वल्स टू एम जी कॉमन आ गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई एम। तो आपको एक कुछ आर सी सर्किट जैसा दिख रहा है कि मतलब भाई ये आरसी सर्किट का जो रिलेशन आता है, जो 12th क्लास में है या ड्रॉपर्स हैं उनको ये बात समझ आ रहा होगी कि ये आरसी सर्किट का चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला इक्वेशन है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखो इनिशियली अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी क्या। तो देखो वेलोसिटी 0 किस किस केस में है, एक तो इस वाले केस में है, एक इस वाले केस में है और एक इस वाले केस में है। टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 0, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अगर आप किसी जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो इन्फिनिटी टाइम पे ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबल चेन है जिसका मास m है, हैंग बिटवीन टू फिक्स पॉइंट एट द सेम लेवल, द इंक्लिनेशन ऑफ चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट द 2 पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज 30 डिग्री, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ईच ऑफ द चेन, द टेंशन ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट। देखो मान लो इस चेन पे नीचे की साइड एक mg लग रहा होगा और आपसे इस पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है। तो इस पॉइंट पे टेंशन मतलब जो इस वाली रस्सी, ये वाली रस्सी है जिसमें तो इधर साइड पे होगी और इस वाली रस्सी में इधर होगी, इसमें भी टेंशन टी होगी, इसमें भी टेंशन टी होगी। तो क्या आप मतलब ये चेन इक्विलिब्रियम है तो आप इस पॉइंट पे टेंशन बता सकते हो क्या। अच्छा देखो इस इधर भी टेंशन, इसमें मान लो T1 है, अब इस वाले केस में T2 है, तो इस वाले केस में T1 है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो इधर होगी T1 cos थीटा, मतलब T1 cos 30
और ऊपर की साइड होगी t1 sin 30, ठीक है। अच्छा देखो इधर भी वही सेम टेंशन t1 ही होगी क्या, क्योंकि सिमेट्री की वजह से ये टेंशन की वैल्यू भी सेम होगी, तो इधर t1 sin cos थीटा होगी और इधर t1 sin थीटा होगी, ठीक है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो t1 sin 30 2 टाइम्स, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो एक इक्वेशन तो अपन को यहाँ से ये मिल गई। और देखो t1 cos थीटा को कैंसिल कर देगा और t2 को कैंसिल कर देगा, तभी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो देखो अगर अपन ईच हाफ चेन के लिए बात करें तो t2 जो है वो t1 cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा क्या, t1 cos 30 इज इक्वल्स टू t2 होगा, ठीक है। और ये वाला t2 मतलब ये वाला t2 है वो इस वाले को बैलेंस कर रहा होगा और ये वाला t2 इस वाले t1 cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन 2 आ गई। तो आपसे यहाँ पे t2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो t2 की वैल्यू क्या आएगी, t2 की वैल्यू अपन दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से, तो बेसिकली 2 10 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू mg बाई t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाई 2 और 0 मतलब जो 30 डिग्री होता है वो होता है 1/√3, तो √3 mg बाई 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड डाउन, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप थीटा एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, ब्लॉक इज गिवन एन अपवर्ड मोमेंटम so that it starts moving up on inclined surface with velocity u. The distance traveled by block before its velocity becomes 0. देखो क्या बोल रहा है कि एक वेज है, एक ब्लॉक को आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में मोमेंटम दिया है, तो उस मोमेंटम केस में उसके पास वेलोसिटी u है, तो बता दीजिए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ये एस आपसे पूछ रहा है, तो एस कैसे निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या। अब देखो बट इस केस में क्या है, आपके पास टाइम गिवन नहीं है, तो फिर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी क्या, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी अपन 0 पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एसेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में होगा g sin थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे g sin थीटा माइनस का, ठीक है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, इंटू s। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर बाई 2g sin थीटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब जो जेईई मेंस ने पूछा था उसमें ये ऑप्शन गिवन नहीं था, तो इस वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, बाकी मैं इसमें एक ऑप्शन ऐड करके एक क्वेश्चन ले आया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक 4 kg का मास है, मूव कर रहा है, इन्फ्लुएंस फोर्स ऑफ दिस इफ मास स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो आपको फोर्स गिवन है और वहाँ से आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रहा है, तो ये सीधा सीधा कैसे होगा कि आपको फोर्स गिवन है, ये आपके लिए मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है एकदम। तो ये कैसे सॉल्व होगा, f इज इक्वल्स टू 4t³ आई कैप माइनस 3t जे कैप। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और पोजीशन निकालनी है। तो आपको f जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है क्या, और अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो मास कितना है मेरे पास 4 kg, तो 4t³ आई कैप माइनस 3t जे कैप इज इक्वल्स टू 4a। तो ये हो जाएगा t³ आई कैप माइनस 3/4t जे कैप इज इक्वल्स टू एसेलरेशन। अच्छा अगर आप मेरे को एसेलरेशन पता लग गया तो अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या। एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt होता है क्या, वो कितना लिख देंगे 3t
आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप, ठीक है। तो अपन टी को डी टी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो डी वी क्या हो जाएगा, टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी वाला फंक्शन कितना आ जाएगा, 3 मतलब बेसिकली टी की पावर 4 ये हो जाएगा आपका अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा क्या, इनटू डी टी। बेसिकली इसमें मैं आई कैप जे कैप पुट करना भूल गया, आई कैप माइनस 3/4 टी जे कैप, बेसिकली टी स्क्वायर हो जाएगा ये बाई 2। तो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसे पुट कर देंगे टी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपसे टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो क्या होगा वेलोसिटी, मतलब टी की पावर 4, तो बेसिकली 16 हो जाएगा बेसिकली, है ना। ये 16/4 आई कैप माइनस 3/4 टी स्क्वायर, तो ये 4/2 जे कैप। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है और एक ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। अच्छा, अब पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई अपने पास और एक अपने पास ये आंसर आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी मिल गई। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होती है क्या, वही dr/dt। तो वेलोसिटी का फंक्शन कितना था, t की पावर 4/4 आई कैप माइनस 3/8 जे टी स्क्वायर जे कैप। तो dx इंटीग्रेटिंग t की पावर 4/4 माइनस 3/8 टी स्क्वायर जे कैप डी टी, यहाँ पे आई कैप आएगा। तो ये हो जाएगा dx, मतलब बेसिकली वही r पोजीशन r वेक्टर, dx ना बोल के मैं r बोल रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 5/20, क्योंकि आई कैप माइनस 3/8 t की पावर 3/3 जे कैप। तो r एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अगर अपन t की पावर 5 की जगह अगर अपन 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 32/20 आई कैप माइनस 3/8। बेसिकली 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 3 से 3 तो कट जाएगा। तो t की पावर 3, तो बेसिकली 2 की पावर 3, बेसिकली ये कितना होगा, 8/8 जे कैप। तो r कितना जाएगा 2 सेकंड पे, बेसिकली कट जाएगा, किससे कटेगा भाई ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 5 20 और 4, हाँ 4 से कट जाएगा ना। तो 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। तो ये अपना r वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम इजी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो टाइम टी लेता है स्लाइड डाउन करने में। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम कॉपी, ठीक है। कौन से क्वेश्चन से कॉपी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड रुको, देखो कहाँ पे गया वो क्वेश्चन।
हाँ देखो एकदम इसी क्वेश्चन से एकदम वो कॉपी है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है उसने। तो इस वाले क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एकदम एकदम वो कॉपी है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ फिलहाल। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। और कि इन द गिवन डायग्राम ब्लॉक ए बी सी जिनका वेट ये है एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 न्यूटन 0.5, द फोर्स रिक्वायर्ड एफ टू स्लाइड ब्लॉक सी विद कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 3 ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, और इस पे कितना फोर्स लगाए, एफ कितना फोर्स लगाए ब्लॉक सी पे कि ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। अगर देखो ये वाला ब्लॉक अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये वाला अगर मतलब पीछे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0, तो नेट फोर्स जो है ना ब्लॉक बी एंड सी पे वो 0 होगा, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए बात कर लेते हैं। इस पे नीचे mg लग रहा होगा जिसकी वैल्यू 40 होगी, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा n1 और फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा fa, ठीक है। अच्छा ब्लॉक जो बी है उस पर क्या होगा, नीचे की तरफ एक mg होगा जिसकी वैल्यू 60 होगी क्योंकि ब्लॉक 6 kg का है। अच्छा एक नीचे की तरफ n1 लग रहा होगा जो कि ऊपर वाला ब्लॉक लगा रहा है, और एक नीचे वाले ब्लॉक की वजह से n2 इस पर नॉर्मल लग रही होगी। अच्छा इसमें आगे टेंशन T होगी और पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक बी और सी वाले सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा जिसकी वैल्यू अपन एफ बी बोल देते हैं, और एक इधर साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू एफ ए होगी, ठीक है। ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ ही होगा क्योंकि यही फ्रिक्शन इसको अपने साथ आगे लेके जा रहा होगा, मतलब ब्लॉक बी अपने साथ ब्लॉक ए को आगे लेके जा रहा होगा क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है और वो फ्रिक्शन की वैल्यू आगे है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे है। तो नेट फोर्स अब 8 kg के लिए बात कर लेते हैं। 8 kg वाले में भी टेंशन T आगे होगी और जो ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू एफ जी बोल देते हैं, और इधर की साइड नहीं भाई इधर एफ जी नहीं लगेगा, सॉरी इधर लग रहा होगा एफ जी क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जो एफ बी है वो इधर लग रहा होगा, इसका एम जी नीचे, और जो नॉर्मल है जो n2 मान लो लगा रहा होगा, एक तो n2 इसके ऊपर लग रहा होगा क्योंकि इसने भी तो भाई ब्लॉक बी पे लगाया है तो ब्लॉक बी भी इस पे नॉर्मल n2 लगाएगा, और ऊपर की साइड एक नॉर्मल n3 नया आ जाएगा जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा। अच्छा अब जो ब्लॉक ए वाला है उस पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एफ ए वो कितनी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल n1, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ए का वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू नॉर्मल ए, तो n1 कितना हो जाएगा mg के बराबर होगा क्या 40 न्यूटन के बराबर, तो 40, तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन हो जाएगी क्या। अच्छा अब ब्लॉक बी के लिए बात करते हैं। तो जो इस पर n2 इज इक्वल्स टू n1 प्लस 60 हो गया। अच्छा n1 की वैल्यू कितनी आई जो कि 40 थी, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन हो जाएगी क्या। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, मतलब जो टेंशन प्लस एफ ए प्लस एफ बी, बेसिकली टेंशन प्लस एफ ए नहीं, टेंशन इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी भाई फोर्स 0 है ना, तो T इज इक्वल्स टू एफ ए कितना था 20 न्यूटन। अच्छा एफ बी कितना लिखोगे, एफ बी की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कौन सा वाला भाई n2 वाला, तो एफ बी कितना आ जाएगा यहाँ से म्यू इंटू 1/2 इंटू नॉर्मल जो कि 100 न्यूटन है, तो एफ बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 15 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 70 न्यूटन। अच्छा टेंशन भी आ गई अपने पास। अब ब्लॉक सी के लिए बात कर लेते हैं। तो जो आपकी बेसिकली इस डायरेक्शन जो फोर्स एफ लग रहा है वो किसके बराबर होगा, एफ बी प्लस एफ जी प्लस टेंशन के बराबर होगा क्या। तो एफ बी कितना है अपना, एफ बी आया अपना
50 न्यूटन प्लस एफ जी अपना निकालना बाकी है, प्लस टेंशन कितनी आई 70 न्यूटन। ये बेसिकली आपका एफ है। तो एफ कितना हो जाएगा, एफ जी निकाल लेते हैं अब। तो एफ जी कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल N3। तो N3 कितना होगा बेसिकली, N3 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 80। तो N2 की वैल्यू कितनी आई, N2 की वैल्यू 100 आई। तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 न्यूटन हो जाएगी क्या। तो N3 को N3 को इसमें पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू 1/2 थी, N3 की वैल्यू 180 थी, तो ऐसे 90 न्यूटन हो जाएगा एफ जी। तो 50 प्लस 90 प्लस 70, तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 और 5 21। तो कितना फोर्स आ जाएगा, 210 न्यूटन। तो ये अपना फाइनल आंसर है। आई होप आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन समझ आए हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।